हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने C3 साइकिल और केल्विन साइकिल के बारे में जाना था। आज हम उससे थोड़ा सा हटकर थोड़ा बात करना चाहेंगे C4 साइकिल को पढ़ने से पहले और C3 साइकिल के बाद। क्योंकि देखो, अगर पादपों में C3 साइकिल से CO2 का स्थिरीकरण या एसिमिलेशन होता है तो फिर C4 चक्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलो हम CAM तो मान लेते हैं कि CAM क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म तो उन पादपों में होता है जिनमें रंध्र रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। लेकिन C4 पादपों में जो C4 प्लांट्स हैं उनमें तो ऐसा नहीं होता। उनमें तो रंध्र दिन में ही खुलते हैं और दिन रात्रि में बंद रहते हैं। जब प्रकाश होता है तब खुलते हैं। तो जब CO2 का स्थिरीकरण या CO2 का रिडक्शन C3 चक्र से हो रहा था तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि C4 चक्र चलाना पड़ा प्रकृति को। प्रकृति ने हर चीज बड़े हिसाब से सेट की है। तो देखो, C3 साइकिल हमने पिछली बार देखा, C3 साइकिल, और इसमें एंजाइम देखा था हमने रूबिस्को, राइबोस 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। दो काम है इसके। एक तो CO2 को जोड़ सकता है, और हमने देखा था पहली रिएक्शन में कि RuBp प्लस CO2 ये भी 6 मॉलिक्यूल थे, ये भी 6 मॉलिक्यूल थे, और ये मिलकर के 12 मॉलिक्यूल 3PGA जो फर्स्ट स्थायी उत्पाद है उसके 12 मॉलिक्यूल बनाता है। जो 3PGA है उसका 12 मॉलिक्यूल बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि RuBp के पास 5 कार्बन है, 6 कार्बन, एक कार्बन इसका मिल जाता है तो 5 और 6 कार्बन हो गए, 36 कार्बन टोटल हो जाते हैं। इस दोनों की ही 6 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। तो ये यहां पर बना देता है 3PGA। ठीक है, क्या बनाता है ये? 3PGA, यानी कि 36 कार्बन से मिलकर 12 मॉलिक्यूल 3PGA के बन जाते हैं। अब अगर आगे चले तो इस रूबिस्को का क्या होता है? तो रूबिस्को एक एंजाइम जो दोनों तरह से काम कर सकता है, यानी कि ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजिनेज भी है। कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीजिनेज भी है, दोनों तरह से काम कर सकता है। अगर एनवायरमेंट में CO2 की मात्रा इसको ज्यादा मिलेगी तो ये CO2 को जोड़ देता है। अगर एनवायरमेंट में इसको ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी तो ये ऑक्सीजन को जोड़ देता है। बिल्कुल हीमोग्लोबिन की तरह है। जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड इन तीनों के जुड़ने के स्थान होते हैं, उसी प्रकार जो रूबिस्को एंजाइम है इसके पास CO2 और ऑक्सीजन दोनों के जुड़ने के स्थान होते हैं। तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो अब ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम ना करके ऑक्सीजिनेज की तरह काम करता है। जब ये ऑक्सीजिनेज की तरह काम करता है तो अब ये CO2 इसके साथ नहीं जुड़ेगी, बल्कि ये जो 5 कार्बन है इसके, इन्हीं का विघटन होगा 3+2 में। तो एक मॉलिक्यूल तो बनता है यहां पर PGA का, और एक बनता है ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट। तो इसको हम C2 चक्र या ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। C2 चक्र या ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं। यहां पर देखो, बात ये थी कि C3 चक्र में जितने भी प्लांट्स जिनमें C3 साइकिल पाया जाता है उन सब के अंदर इस प्रकार की क्रिया होती है। और इस प्रकार की क्रिया में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन अंदर आती है। देखो, यहां पर उल्टा हो रहा था कि CO2 को ग्रहण किया जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या होता है,
ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और CO2 को बाहर निकाला जाएगा। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं श्वसन। ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है जब तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, तो उस कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन इसको कहते हैं, हो जाता है। तो फोटो रेस्पिरेशन में, भाई रेस्पिरेशन तो हमने इसलिए कहा है ना कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है, सॉरी ऑक्सीजन अंदर आती है, CO2 बाहर निकलती है, तो रेस्पिरेशन है। प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन अब हम जो मेन श्वसन है हमारा, मेन रेस्पिरेशन, उसकी अगर हम बात करें तो मेन रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमको पता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। और लेकिन श्वसन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है वही ATP एनर्जी का उपयोग होता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां जो ये ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, CO2 को बाहर निकाला जाता है, लेकिन ATP का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस क्रिया से अगर देखा जाए तो ये एक विनाशकारी क्रिया है, वेस्ट प्रोसेस है। और दो तरह से वेस्ट है। एक तो इसलिए वेस्ट है कि इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कम होता है। देखो क्या होता है कि ये जो RUBP है इसमें 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है। और जो हमारा CO2 वो तो आएगा ही नहीं। तो जब 5 कार्बन है तो ये टूटता है। टूटने के बाद ये बताया था मैं, एक तो 3 कार्बन वाला बनाता है PGA और 2 कार्बन वाला बनाता है ग्लाइकोलिक एसिड या ग्लाइकोलेट। अब ये जो PGA बना है ये तो चला जाएगा C3 चक्र में, C3 साइकिल में। और ये जो है ग्लाइकोलेट, ये ग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल का मतलब है 4 कार्बन। भाई एक ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन है, इसके 2 मॉलिक्यूल मतलब 4 कार्बन। और 4 कार्बन में से 3 कार्बन तो PGA बना लेते हैं, लेकिन एक कार्बन जो है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पर एक CO2 के मॉलिक्यूल का नुकसान हो रहा है। अगर इसी तरह से 6 चक्र चल गए तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का नुकसान हो जाएगा, जबकि यहां ऐसा नहीं था। यहां तो क्या था कि CO2 को हम जब ग्रहण कर रहे हैं तो फिर वही CO2 के 6 मॉलिक्यूल किसमें बदल रहे थे, कार्बोहाइड्रेट में बदल रहे थे। और यहां पर हमें 6 चक्र चलने पर, यानी कि प्रत्येक 2 चक्र के बाद एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी कि प्रत्येक 2 ग्लाइकोलेट से एक CO2 बाहर निकलेगा। और इस तरह से अगर मान लो 6 चक्र चल गए तो फिर एक कार्बोहाइड्रेट का यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कम बनेगा। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 नुकसान होते हैं। एक तो नुकसान होता है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम बनती है, और दूसरा नुकसान होता है कि यहाँ ATP का फॉर्मेशन भी नहीं होता। इस क्रिया को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ये है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से फोटो रेस्पिरेशन होता है। C3 साइकिल तो हमने पढ़ लिया है। जब हमको एक बार फोटो रेस्पिरेशन समझ में आ जाएगा तो फिर हम ये पढ़ेंगे कि पादपों में इस फोटो रेस्पिरेशन को हटाने के लिए या कम करने के लिए कौन से अडेप्टेशंस हैं, तो जिसको हम कहते हैं C4 साइकिल। तो C4 साइकिल एक तरीका है पादपों में फोटो रेस्पिरेशन को बचाकर फोटोसिंथेसिस करने का। फोटो रेस्पिरेशन में जो मैंने बताया वही कार्बोहाइड्रेट का नुकसान होता है और ATP का फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो उस समस्या से ओवरकम करने के लिए पादपों के अंदर जो क्रेनियल एनाटॉमी है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो C4 चक्र का प्रादुर्भाव या ओरिजिनेशन हुआ। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन।
फोटो रेस्पिरेशन। ये शब्द जो है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिनका नाम था क्रोटकोव ने दिया। क्रोटकोव के द्वारा सबसे पहले ये शब्द दिया गया, इसको हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, एक चीज और, एक वारबर्ग वैज्ञानिक थे, वारबर्ग। इन्होंने बताया था कि यदि पादपों को प्रकाश के समय, तब दिन के समय अगर O2 दे दी जाए तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम हो जाती है। अगर वारबर्ग ने बताया था कि यदि पादपों को फोटोसिंथेसिस करते समय, यानी कि दिन के समय जब प्रकाश है उस समय अगर पादपों को फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर पादपों को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर पादपों में फोटोसिंथेसिस की जो दर है या फोटो जो उत्पाद है वो कम मिलता है। इसका कारण यही है कि ये ऑक्सीजन अब रूबिस्को के साथ जुड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि अब रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य न करके ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है, और जब ये ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करेगा तो फिर फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाएगी, यानी कि बनने वाला कार्बोहाइड्रेट जो कम बनेगा। इसको हम कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट। क्या कहते हैं इसको? वारबर्ग इफेक्ट। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पर फोटोसिंथेसिस की दर कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड वारबर्ग इफेक्ट। देखो, अब हम चलते हैं फोटो रेस्पिरेशन की तरफ, कैसे होता है। तो देखो, सर्वप्रथम फोटो रेस्पिरेशन के लिए, तो फोटो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है वो 3 कोशिकांगों में होती है। तो सबसे पहले क्रिया चलती है क्लोरोप्लास्ट से। तो एक जो कॉलम में एक ब्लॉक बन गया क्लोरोप्लास्ट का। दूसरी जो क्रिया यहां से घूम के जाती है वो क्रिया जाती है पेरोक्सिसोम में। तो दिस इज पेरोक्सिसोम। लास्ट में जो क्रिया है वो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया से फिर ये वापस लौटती है। तो इसको हम 3 कोशिकांगों में या सेल ऑर्गेनेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, नंबर 2 इज पेरोक्सिसोम, और नंबर 3 इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्रिया स्टार्ट होती है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये क्रिया स्टार्ट होती है RUBP से, यहीं से स्टार्ट होगी, और इस क्रिया में यहां पर मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है। क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। सामान्यतः अगर C3 साइकिल चल रहा है, टेम्परेचर नॉर्मल है। अच्छा, एक चीज और है कि C3 पादपों की वृद्धि इतनी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। क्योंकि C3 पादपों में जो भोजन है उसकी मात्रा कम बनती है फोटो रेस्पिरेशन के कारण। तो जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन की तरह कार्य करेगा। जब काम करता है ऑक्सीजन की तरह तो यहाँ पर 2 चीजें बनती हैं। मैं इसको 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, 2। तो ये RUBP से एक तो बनाता है PGA के भी 2 मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। प्लस एक बनाता है ये 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलेट के, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है इसमें से जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है और ये बन जाता है केवल ग्लाइकोलेट। केवल ग्लाइकोलेट। इतनी क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है।
सबसे पहले जो RuBp है वो RuBp इस जगह पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है। यहाँ पर जो एंजाइम है वो एंजाइम काम में आता है रुबिस्को। ये बताया था हमने कि रुबिस्को जो है वो अब यहाँ पर कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य न करके ऑक्सीजनेज की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए अब ये इस तरह से तोड़ देता है। अगर ये CO2 होती ऑक्सीजन के स्थान पर तो फिर ये PGA के 2 मॉलिक्यूल ही बनते। ठीक है, यहां देखो भाई 2 मॉलिक्यूल हमने RuBp के लिए हैं, 2 मॉलिक्यूल बन गए PGA के। तो जो PGA के जो मॉलिक्यूल बनते हैं ये तो भाई चले जाएंगे C3 साइकिल में, इनको हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं है, ये चले जाएंगे C3 साइकिल में। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ पर फॉस्फोग्लाइकोलेट के भी कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। देखो 5 दूनी 10, 5 कार्बन होते हैं RuBp में, तो 5 दूनी 10, यहाँ देखो 3 दूनी 6 तो ये बन गए और 2 दूनी 4। इसमें ये 2 कार्बन होते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलेट साइकिल। इसके कई नाम हैं, ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, कई नाम है इसके, ग्लाइकोलेट साइकिल भी कहते हैं, इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट एसिड साइकिल भी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, कई नाम। अब जो ये ग्लाइकोलेट बना है ये ग्लाइकोलेट अब पेरोक्सीसोम में प्रवेश कर जाता है। कहां प्रवेश करेगा? पेरोक्सीसोम। ये आ गया ग्लाइकोलेट। अब इस ग्लाइकोलेट से निर्माण होता है ग्लाइऑक्सिलेट का। अब इस ग्लाइकोलेट से बन जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट। ठीक, ग्लाइऑक्सिलेट इनकी इसमें जो ऑक्सीजन है ये यहां पर प्रवेश करेगी और ऑक्सीजन के प्रवेश करने से ये जो ग्लाइकोलेट है वो ग्लाइऑक्सिलेट में बदल जाता है। ये सब दो मॉलिक्यूल ही चलेंगे। उसके बाद जब ग्लाइऑक्सिलेट है, इस ग्लाइऑक्सिलेट से NH3 प्रवेश करेगा भाई। यहां पर अभी हम देखेंगे कि NH3 आता कहां से है। तो ये NH3 जब प्रवेश करता है तो इस जगह पर बन जाता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है। इस एमिनो एसिड के अंदर 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 2 मॉलिक्यूल है। बीच बीच में आप लिखते रहेंगे जिससे आपको याद रहेगा कि हम 2 ही मॉलिक्यूल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल। अब ये ग्लाइसिन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये ग्लाइसिन पहुंच गया यहां पर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के कहां चले गए? माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं। अब देखो इस जगह पर एक बार इंडिकेशन और कर देते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल जिनमें 2 कार्बन हैं, ये मिलकर के एक सीरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें 3 कार्बन होते हैं। अब देखो यहां बड़ी विचित्र क्रियाएं होती हैं। अब ये क्रिया वापस से लौटती है इस तरह से। तो देखो लौटने पर अब यहां हमें पता लगेगा कि क्यों हम इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। देखो एक तो ये बनाती है सीरीन। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि सीरीन बनाता है और सीरीन में होते हैं 3 कार्बन। देखो हमने यहां से स्टार्ट किया, ऑक्सीजन का प्रवेश हुआ और इस तरह से ये चले गए 3 कार्बन इधर और 2 कार्बन रह गए ये। तो ये 2 कार्बन जो है वो हमारे इस तरह चल रहे हैं। ये 2 कार्बन यहाँ आ जाते हैं ग्लाइसिन के रूप में। तो जो ग्लाइसिन के जो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन दोनों मॉलिक्यूल के जोड़ करके एक सीरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। और इस जगह पर यहाँ इसमें CO2 बाहर निकलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, CO2 बाहर निकलती है। तो देखो ऑक्सीजन का प्रवेश हो रहा है, CO2 बाहर निकल रही है। फर्स्ट जो पहली बार देखने पर ये जो क्रिया है
ये रेस्पिरेशन नजर आती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। दूसरी बात, इसमें से इस जगह देखो ग्लाइसिन में 2 NH3 होते हैं, सीरीन में केवल 1 NH3 होता है, तो 2 NH3 यहाँ पर बाहर निकलते हैं, तो एक तो यहाँ चला जाता है सीरीन के पास, लेकिन एक बाहर निकलता है, तो जो बाहर निकलता है वो ऐसे पेरोक्सीसोम में चला जाता है। हमने देखा था NH3 कहाँ से आया, बताया था, भी बताएंगे कहाँ से आ रहा है, उस तरह से वो यहाँ आ जाता है ग्लाइसिन से। ठीक, एक इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं और उन हाइड्रोजन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर होते हैं NAD आयन, तो इस जगह पर भी NADH प्लस H+ का निर्माण होता है, यहाँ कहीं भी ATP का निर्माण नहीं होगा। तो ये बन गया भाई सीरीन। ठीक है, देख लिया आपने, CO2 बाहर निकल गई, ठीक है, और CO2 के बाहर निकलने, ऑक्सीजन के अंदर प्रवेश करने के कारण हम इसे रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। CO2 बाहर गई, NADH प्लस H+ बन गया। अब ये जो सीरीन है ये इस जगह से और यहां पर, यानी कि जो पेरोक्सीसोम है इसके अंदर वापस से प्रवेश करता है अमीनो अम्ल। ठीक, इसमें 3 कार्बन है, भूलना नहीं है। अब इस सीरीन से 3 कार्बन है और पायरुविक अम्ल में भी 3 ही कार्बन होते हैं। देखो हम वापस से जब लौट रहे हैं ना, मैंने बताया था आपको कि वापस से लौटते समय 4 कार्बन यहां पर प्रवेश किए हैं, मतलब ये 2 ग्लाइकोलेट है, 2 ग्लाइकोलेट का मतलब 4 कार्बन जा रहे हैं, लेकिन 4 कार्बन में से लौट करके 1 कार्बन बाहर निकल रहा है, लौट के 3 ही कार्बन आ रहे हैं। अगर मान लो इस तरह से 6 बार CO2 बाहर निकल जाएगी तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कम होगा, इसलिए ये डबल वेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होती है और ATP का निर्माण भी नहीं होता, इसलिए इसको हम डबल वेस्ट प्रोसेस भी कहते हैं। तो जो सीरीन है इसमें 3 कार्बन है। अब इस सीरीन से बनता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट और इससे निकलता है NH3, तो ये NH3 भी यहां पर पहुंच सकता है, तो यहां पर जुड़ रहा है ना ये NH3, तो ये NH3 भी यहां से निकल के यहां पहुंच सकता है और यहां पर बन जाता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। अब इस हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के अंदर भी 3 ही कार्बन है, कार्बन 3 ही चलेंगे। अब यहां से आगे हाइड्रोक्सी पाइरुवेट से यहां से अब इस जगह पर एक क्रिया होती है और उस क्रिया से इसमें से निकल जाते हैं H आयन और उन H आयनों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि OH हाइड्रोक्सी है ना, तो H आयन निकल जाते हैं, तो H आयन निकल जाते हैं, तो यहाँ पर वही H आयनों को ग्रहण करने के लिए NAD आयन होता है, तो ये बनाता है NADH प्लस H+। ठीक, और ये बन जाता है पाइरुवेट। क्या बन जाता है ये? पाइरुवेट। ठीक, और पाइरुवेट बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेट में। या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ग्लिसरेट, और यही ग्लिसरेट आप वापस से यहां प्रवेश कर जाता है, तो ये यहां पर आएगा ग्लिसरेट। एक मॉलिक्यूल है ग्लिसरेट का, ठीक है, इसको हम फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी कहते हैं या ग्लिसरेट भी कहते हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल चल रहा है यहाँ पर, तो यहां से देख लिया हमने, सीरीन में 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन, तो यहाँ भी 3 ही कार्बन होंगे, और इससे अब जुड़ता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ये बन जाता है PGA, और PGA
ये लो वापस से क्या बनाता है RuBP, क्योंकि अब जो ये PGA है ना, ये PGA भी इसके साथ मिलकर के यहाँ चला जाएगा इस जगह पर, और ये भी C3 साइकिल में प्रवेश करेगा। ठीक है, और जब C3 साइकिल जब चलता है तो फिर आपको पता है RuBP का रीजनरेशन तो जरूर होगा। अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा तो उसके साथ साथ RuBP का रीजनरेशन भी जरूर होगा। तो ये प्रोसेस है। यहां पर हमने देखा कि 5 कार्बन के मॉलिक्यूल चलते हैं और 5 कार्बन के मॉलिक्यूल मतलब 5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ये RuBP। और हमने देखा भाई ये PGA 6 कार्बन यहाँ निकल जाते हैं, 4 कार्बन इधर जाते हैं। तो इन 4 कार्बन में से विभिन्न तरीके से घूमते हुए केवल 3 ही कार्बन आते हैं, एक कार्बन CO2 के रूप में निकल जाता है। कोई ATP का फॉर्मेशन नहीं है, ऑक्सीजन अंदर प्रवेश कर रही है, CO2 बाहर निकल रही है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। इस क्रिया से डबल नुकसान होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण भी नहीं होता और ATP फॉर्मेशन भी नहीं होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम देखते हैं C3 पादपों में। आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं का जो ग्रोथ पीरियड है वो लगभग 150 दिन के आसपास है, 150 डेज का है। बाजरा जो है वो 70 से लेकर के और लगभग 100 डेज में पक जाता है। गेहूं की हाइट अगर हम देखते हैं तो लगभग 3.5 फीट के आसपास होती है, और बाजरा जो है वो बाजरा का पौधा लगभग 13 फीट तक हो जाता है। ठीक है, लगभग 13 फीट तक हो जाता है। कारण ये है कि गेहूं के अंदर तो होता है C3 साइकिल और इसमें होता है C4 साइकिल। क्योंकि C4 पादपों में CO2 को एसिमिलेट करने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो C3 पादपों की तुलना में ज्यादा होती है। और ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इन पादपों में C4 चक्र चलता है। और C4 चक्र क्रेंज एनाटॉमी, देखो बात यह है कि उस समय जब बाजरा बोया जाता है, हम कहेंगे खरीफ की जो फसल होती है, उस खरीफ की फसल में जो प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर को फेस करते हैं। मैंने बताया कि अगर मान लो किसी प्लांट को हम अगर हाई टेम्परेचर देते हैं तो एनवायरनमेंट की CO2 में हाई टेम्परेचर पर वो रुबिस्को जो एंजाइम है, वो रुबिस्को एंजाइम अब किसका काम करेगा, ऑक्सीजिनेज की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब CO2 का मतलब एक तरह से रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए गेहूं की जो ग्रोथ है वो कम होती है। और बाजरे में अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर इतने दिन वो खड़ा रहता है, उस समय टेम्परेचर हाई होता है और लंबे समय तक दिन निकलता है, मतलब सूरज जो है वो लंबे समय तक रहता है। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो पादप है उसके अंदर C4 चक्र चलता है, और C4 चक्र में इस तरह से लॉस नहीं होता। एनवायरमेंट में कम CO2 है, ज्यादा CO2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे CO2 चाहिए। और रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है, वहां एक अन्य एंजाइम है जिस पर केवल और केवल CO2 के जुड़ने का स्थान होता है। इसकी जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।